नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नलोफर अंसारी और आप देख रहे हैं एनटीवी न्यूज। आई नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। खुलेआम चल रहा अवैध केमिकल देशी शराब का व्यापार, पुलिस की कार्यवाही पर उठे सवाल। गांधी के गुजरात में एक बार फिर शराबबंदी कानून की धज्जियां उड़ती नजर आ रही हैं। अहमदाबाद जिले के रामोल विस्तार में स्थित अर्बन हेल्थ सेंटर के सामने महादेव स्ट्रीट के बाजू में खुलेआम मुन्नी बुटलेकर नामक महिला केमिकल वाली देशी शराब का व्यापार कर रही है। स्थानीय सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार यह व्यापार लंबे समय से चल रहा है और इलाके के कई युवा व मजदूर वर्ग इसके शिकार बन चुके हैं। लोगों का कहना है कि यह शराब जानलेवा केमिकल से तैयार की जाती है, जिससे स्वास्थ्य पर गंभीर असर पड़ता है। रामोल पुलिस की भूमिका क्या है, आइए जानते हैं। स्थानीय निवासियों ने बताया कि कई बार पुलिस को शिकायत दी गई, लेकिन आज तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। वहीं दूसरी ओर इस क्षेत्र में नशे की लत तेजी से फैल रही है और इसके पीछे ऐसे ही अवैध धंधे जिम्मेदार हैं। एनटीवी न्यूज की टीम ने जब मौके का मुआयना किया तो वहां लगातार आने जाने वालों की हलचल देखी गई। शराब की तस्करी खुलेआम हो रही थी और कोई रोकने वाला नहीं था। यह सिर्फ एक महिला या एक गली की बात नहीं, यह पूरे राज्य में कानून व्यवस्था की साख का सवाल है। गांधी जी के नाम से पहचाने जाने वाले इस राज्य में क्या अब शराब माफिया राज करेंगे? पूरी सच्चाई जानने के लिए देखते रहिए एनटीवी न्यूज 24/7 अर्जुन माली के साथ। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नलोफर अंसारी और आप देख रहे हैं एनटीवी न्यूज। आई नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। लोडर व अपाची की आमने सामने भिड़ंत, पुलिस ने घायलों को भिजवाया अस्पताल। मुक्तापुर न्याया मोड़ के समीप आज तेज रफ्तार छोटा हाथी पिकअप लोडर व अपाची की आमने सामने जोरदार टक्कर हो गई, जिसमें 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। सूचना मिलते ही फरिश्ता बनकर पहुंचे मय पुलिस टीम के साथ थाना प्रभारी प्रवीण कुमार यादव गजनेर ने बिना समय गंवाए अपने वाहन व प्राइवेट वाहनों से घायलों को प्राथमिक उपचार के लिए स्वास्थ्य केंद्र गजनेर भिजवाया, जहां पर घायलों को प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल अकबरपुर माती कानपुर देहात के लिए डॉक्टर्स ने रेफर कर दिया है। अपाची सवार जग्गू परवा थाना रानिया निवासी सोनू उम्र करीब 45 वर्ष गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसकी स्थिति नाजुक बताई जा रही है। वहीं उसकी पत्नी आरती देवी उम्र करीब 40 वर्ष व अजय कुमार उम्र करीब 28 वर्ष को गंभीर चोटें आई हैं, जो मुक्कापुर टडवारा के समीप लोडर वाहन अपाची गाड़ी यूपी 78 GX 3778 को टक्कर मार दी। हालांकि पुलिस ने लोडर वाहन चालक हरिओम को हिरासत में ले लिया है और घायलों को परिजनों को सूचना देकर प्राथमिक उपचार के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गजनेर भिजवा दिया है, जहां उनकी स्थिति को देखते हुए डॉक्टर ने जिला अस्पताल अकबरपुर के लिए रेफर कर दिया है। कानपुर देहात से बड़ी खबर। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नलोफर अंसारी और आप देख रहे हैं एनटीवी न्यूज। आई नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। हरमेन हॉस्पिटल के एमडी डॉक्टर कयामुद्दीन अंसारी का जन्मदिन केक काटकर मनाया गया। लखनऊ हरमेन हॉस्पिटल लखनऊ के एमडी डॉक्टर कयामुद्दीन अंसारी का जन्मदिन हरमेन हॉस्पिटल में केक काटकर मनाया गया। सभी लोगों ने केक खिलाकर डॉक्टर कयामुद्दीन को जन्मदिन की मुबारकबाद दी। डॉक्टर कयामुद्दीन अंसारी ने सभी का शुक्रिया अदा किया। इस अवसर पर डॉक्टर अयोध्या प्रसाद, डॉक्टर जीशान अहमद, डॉक्टर एम रहमान चिराग, डॉक्टर अजीम चौधरी, डॉक्टर अहमद सचान वईस, सुल्तान महबूब नजर एवं हरमेन हॉस्पिटल का स्टाफ उपस्थित रहा। एनटीवी न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट लखनऊ। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नलोफर अंसारी और आप देख रहे हैं एनटीवी न्यूज। आई नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। देश भर के मौसम को लेकर बड़ा अपडेट। मौसम विभाग ने आज भी कई राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। सबसे पहले अगर हम उन जिलों की बात करें जहां पर मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है भारी बारिश का, तो उनमें जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, पंजाब, ईस्ट उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और केरल जैसे राज्य शामिल हैं। इसके अलावा बिहार में भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया। आपको बता दें कि इससे पहले अब तक बिहार में सामान्य से कम बारिश हुई, जिसकी वजह से किसानों को परेशानी हुई, लेकिन अब किसानों के लिए ये राहत की खबर है, क्योंकि बिहार में भारी बारिश का मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। इसके अलावा दिल्ली NCR में उमस भरी गर्मी लोगों को परेशान कर रही है। हालांकि अलर्ट के बावजूद कई इलाकों में बारिश नहीं हो रही, लेकिन आज भी दिल्ली में कई इलाकों में बारिश की संभावना मौसम विभाग ने जताई है। हालांकि यहाँ कई हल्की बारिश के आसार बने हुए हैं।
इसके अलावा नॉर्थ इंटीरियर कर्नाटक में मौसम सामान्य बना रहेगा। गुजरात की बात करें तो सौराष्ट्र और कच्छ इलाके में तेज बारिश जारी रहेगी। वहीं मध्य प्रदेश में लगातार बारिश से बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। यहाँ भी मौसम विभाग ने अगले 4 दिन तक बारिश का अलर्ट जारी किया है। इसके अलावा दक्षिण भारत की बात करें तो कर्नाटक तमिलनाडु में मौसम लगभग सामान्य बना रहेगा। कुछ इलाकों में तेज बारिश होगी तो कुछ इलाके ऐसे हैं जहां पर उमस भरी गर्मी लोगों को परेशान करती रहेगी। तो इस तरह देश के तमाम हिस्सों में बारिश का दौर आज भी जारी रहेगा। देश भर के मौसम को लेकर बड़ा अपडेट। मौसम विभाग ने आज भी कई राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। सबसे पहले अगर हम उन जिलों की बात करें जहां पर मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट दिया है भारी बारिश का, तो उनमें जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, पंजाब, ईस्ट उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और केरल जैसे राज्य शामिल हैं। इसके अलावा बिहार में भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया। आपको बता दें कि इससे पहले अब तक बिहार में सामान्य से कम बारिश हुई, जिसकी वजह से किसानों को परेशानी हुई। लेकिन अब किसानों के लिए ये राहत की खबर है, क्योंकि बिहार में भारी बारिश का मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। इसके अलावा दिल्ली एनसीआर में उमस भरी गर्मी लोगों को परेशान कर रही है। हालांकि अलर्ट के बावजूद कई इलाकों में बारिश नहीं हो रही, लेकिन आज भी दिल्ली में कई इलाकों में बारिश की संभावना मौसम विभाग ने जताई है। हालांकि यहाँ तेज नहीं हल्की बारिश के आसार बने हुए हैं। इसके अलावा नॉर्थ इंटीरियर कर्नाटक में मौसम सामान्य बना रहेगा। गुजरात की बात करें तो सौराष्ट्र और कच्छ इलाके में तेज बारिश जारी रहेगी। वहीं मध्य प्रदेश में लगातार बारिश से बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। यहाँ भी मौसम विभाग ने अगले 4 दिन तक बारिश का अलर्ट जारी किया है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नलोफर अंसारी और आप देख रहे हैं एनटीवी न्यूज। आई नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। सीतामढ़ी जिले में जल संकट दिनों दिन गहराता जा रहा है। जिले के सभी प्रखंड सुरसंड, परघार, बथनाहा, सोनबरसा, सैदपुर, रपुपरी, चौरात, बोखड़ा, डुमरा, नानपुर समेत सभी जगह वर्षा का पानी न होने की वजह से अधिकतर चापाकल सूख गए हैं। बरसात न होने की वजह से किसान परेशान है। खेतों में पानी न होने की वजह से धान की रोपनी नहीं हो पाई है। कहीं कहीं किसान पानी पाट कर धान रोपा भी है तो खेतों में दरार आ गया है, क्योंकि तालाब भी अब सूख गया है। सारे के सारे लोग पानी के लिए त्राहिमाम कर रहे हैं। पीने लायक पानी भी अब सही ढंग से उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। नहाने की तो छोड़ के इस भीषण गर्मी में पानी के अभाव में लोग परेशान हैं। अपनी परेशानी वे किसी से सुनाए, सरकार भी सुनने को तैयार नहीं। नल जल योजना फेल है। अब तो सारे लोग ऊपर वाले के भरोसे हैं कि शायद ऊपर वाला ही कुछ रहम कर दे और बरसात हो जाए। तभी तो यहाँ की जनता मस्जिद और खेतों में जाकर पानी के लिए ऊपर वालों से दुआ मांग रहे हैं। ऐसा नजारा बहुरारा और डोरपुर पंचायत में देखने को मिला है, जहाँ लोग घरों से बाहर निकलकर पानी के ऊपर वाला से दुआ मांग रहे हैं। और इसके साथ साथ अगर पानी का यही हाल रहा तो लोग पानी के लिए या पानी के अभाव में यूं ही अपनी जान गंवा देंगे। इस जल संकट को देखते हुए सीतामढ़ी डीएम रिची पांडे ने जल संसाधन विभाग के साथ बैठक कर पीएचईडी विभाग को सख्त निर्देश दिया है कि पानी की समस्या का हाल जल्द से जल्द निकालें। अगर पानी के टैंकों की कमी है तो और टैंक की व्यवस्था, हर हाल में पानी हर व्यक्ति को मिले। अगर फिर भी पानी कम पड़ रहा है तो चापाकल की व्यवस्था की जाए। अगर पहले से जो भी चापाकल खराब पड़ा हुआ है उसका अतिशीघ्र मरम्मत किया जाए। अगर ऐसा नहीं होता है तो विभागीय कर्मचारियों पर कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी। सभी कर्मचारी इसे अति आवश्यक समझे, अपने अपने क्षेत्र में जाएं और पानी की समस्या का हल करें। बिहार सीतामढ़ी से रामश्रेष्ठ पासवान की देखिए खास रिपोर्ट। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नलोफर अंसारी और आप देख रहे हैं एनटीवी न्यूज। आई नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। उत्तर प्रदेश के कन्नौज जिले में ग्राम अलहाद दादपुर में
APL नाइट क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन हुआ। ऐसा आयोजन जिले में पहली बार हुआ, जिसमें जिले की 32 टीमों ने भाग लिया। इस मौके पर जिले के अधिकारी गणों में शुभारंभ कराकर टूर्नामेंट को आगाज कराया और फाइनल मैच में जिला क्रीड़ा अधिकारी ने आकर टूर्नामेंट की और शोभा बढ़ाई। वह फाइनल में सौरिख नगर की टीम विजेता रही। वहीं पर APL नाइट टूर्नामेंट के अध्यक्ष एडवोकेट सचिन सिंह से बात करते हुए इस टूर्नामेंट कराने का उद्देश्य जाना। वहीं पर APL टूर्नामेंट की कमेटी के विवेक यादव, अर्पित सिंह, अनुराग सिंह, अनस, साहिल, कन्हैया, सागर, अमिताभ, गौरव, अमन, शिबू, राहुल, शिवम, नैतिक, पवन, आशीष पाल, विवेक पाल, देवांशु पाल, पुनीर व हजारों लोग और अन्य संयोजक मौजूद रहे। यह थी कन्नौज जिले से विवेक कुमार की खास रिपोर्ट। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नलोफर अंसारी और आप देख रहे हैं NTV न्यूज। आई नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। देश भर में मानसून सक्रिय है। राजस्थान, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, केरल, कर्नाटक, मध्य प्रदेश समेत कई राज्यों में अगले कुछ दिनों में भारी से अति भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। भारतीय मौसम विभाग के मुताबिक 18 जुलाई से 24 जुलाई तक पहाड़ी और मैदानी इलाकों में तेज बारिश, गरज, चमक और बिजली गिरने की घटनाओं की संभावना है। कई इलाकों में बाढ़ का खतरा भी बढ़ सकता है। 18 जुलाई को राजस्थान में अलग अलग स्थानों पर अत्यधिक भारी बारिश हुई। वहीं 20 और 21 जुलाई को उत्तराखंड में भी अत्यधिक भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में 18 से 24 जुलाई तक अलग अलग स्थानों पर भारी बारिश की संभावना है। वहीं पश्चिम यूपी में 18 से 22 जुलाई, पूर्वी उत्तर प्रदेश में 21 जुलाई और जम्मू कश्मीर में 20 से 23 जुलाई के बीच भारी बारिश का अलर्ट है। पंजाब और हरियाणा में 20 से 22 जुलाई को भारी बारिश की चेतावनी दी गई है, जबकि हिमाचल प्रदेश में 21 से 23 जुलाई और उत्तराखंड में 20 से 22 जुलाई तक भारी बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने लोगों से सतर्क रहने और अनावश्यक यात्रा न करने की अपील की है। दक्षिण भारत में भी केरल और कर्नाटक में 18 से 20 जुलाई तक बेहद भारी बारिश का अलर्ट है। तेलंगाना, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और रायलसीमा में भी 18 से 24 जुलाई तक अलग अलग स्थानों पर भारी से बहुत भारी बारिश की संभावना है। दक्षिण भारत में अगले 5 दिन तक 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना है। मौसम विभाग ने मछुआरों को समुद्र में न जाने की सलाह दी है। पूर्वी और मध्य भारत में 18 जुलाई को पश्चिम मध्य प्रदेश में बेहद भारी बारिश की संभावना जताई, जिसकी वजह से मध्य प्रदेश के छतरपुर में बाढ़ के हालात बन गए हैं। 18 से 24 जुलाई के बीच मध्य प्रदेश, ओडिशा, छत्तीसगढ़, विदर्भ, झारखंड, बिहार, गंगेय पश्चिम बंगाल, सूबी, मालयन पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भारी बारिश का दौर जारी रहेगा। ओडिशा में 24 जुलाई को भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना है। IMD के अनुसार इन राज्यों में बिजली गिरने और आंधी तूफान की घटनाएं भी हो सकती है। वहीं कोंकण, गोवा और घाट क्षेत्रों में 18 से 24 जुलाई के बीच भारी बारिश की संभावना है। 20, 21 और 24 जुलाई को कोंकण, गोवा में, 18, 23 और 24 जुलाई को महाराष्ट्र के घाट इलाकों में बहुत भारी बारिश हो सकती है। पूर्वोत्तर भारत में असम, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा और अरुणाचल प्रदेश में 18 से 22 जुलाई तक भारी बारिश के साथ बिजली गिरने की चेतावनी जारी की गई है। भारतीय मौसम विभाग ने नदियों के किनारे और पहाड़ी इलाकों में रहने वाले लोगों को अलर्ट रहने और स्थानीय प्रशासन के निर्देशों का पालन करने की सलाह दी। यात्रियों से अपील की गई कि भारी बारिश के दौरान अनावश्यक यात्रा से बचें। साथ ही किसानों से भी कहा गया है कि वे बारिश की स्थिति को देखते हुए फसल और मवेशियों की सुरक्षा के उपाय करें। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नलोफर अंसारी और आप देख रहे हैं NTV न्यूज। आई नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। नाटो चीफ मार्क रूट की रूस के साथ व्यापार करने और सस्ता तेल खरीदने वाले देशों पर 100% सेकेंडरी टैरिफ लगाने की धमकी तो हम सबको याद है, लेकिन अब नाटो और अमेरिका की टेंशन बढ़ सकती है। दरअसल रूस, भारत और चीन की तिकड़ी यानी RIC त्रिपक्षीय फोरम फिर से सक्रिय हो सकता है। भारत, चीन, रूस के त्रिपक्षीय संवाद को फिर से एक्टिव करने के प्रयासों के बीच दुनिया वर्ल्ड ऑर्डर के मामले में कई ध्रुवों में बढ़ सकती है। भारत, रूस, चीन यानी RIC संगठन को पुनर्जीवित करने के लिए सबसे पहले रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने पहल की। इसके बाद चीन ने भी इसे अपना समर्थन दे दिया। अब दोनों देशों को भारत का इंतजार है।
रूस के 3 दशक पुराने इस तंत्र को फिर से शुरू करने के आह्वान पर भारत ने सकारात्मक संकेत दिए हैं। भारत के विदेश मंत्रालय का कहना है कि आपसी सहमति से इस पर फैसला लिया जा सकता है। रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने पिछले महीने RIC वार्ता फिर से शुरू करने की ख्वाहिश का इजहार किया था। इसके बाद चीन ने अपनी ओर से इसे फिर से शुरू करने पर सहमति दी। दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ वॉर के चलते चीन की कमर टूटती दिख रही है। इसी के कारण अब वो अलग भारत और रूस के साथ फ्रंट शुरू करना चाहता है। चीनी विदेश मंत्रालय ने कहा कि चीन रूस भारत सहयोग से तीनों देशों को लाभ होगा और इसी के साथ क्षेत्रीय और वैश्विक शांति, सुरक्षा, स्थिरता और प्रगति भी होगी। चीन त्रिपक्षीय सहयोग को आगे बढ़ाने के लिए रूस और भारत के साथ संवाद बनाए रखने को तैयार है। RIC पर रूस की अपील और चीन के समर्थन के बाद भारत ने खुलेपन का संकेत दिया है। भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने गुरुवार को कहा कि ये तीनों देशों को साझा चिंता के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा करने के लिए एक साथ लाता है। उन्होंने बैठक के लिए किसी विशिष्ट समय सीमा की पुष्टि किए बिना कहा कि तीनों देशों के बीच पारस्परिक रूप से सुविधाजनक तरीके से कार्यक्रम तय किया जाएगा। आपको बता दें, रूसी उप विदेश मंत्री आंद्रेई रुडेनको ने गुरुवार को कहा कि उनका देश त्रिपक्षीय प्रारूप को फिर से शुरू करने के लिए नई दिल्ली और बीजिंग दोनों के साथ सक्रिय वार्ता कर रहा है। उन्होंने कहा कि हम इस प्रारूप में रुचि रखते हैं। चीन ने भी रूस के प्रस्ताव का समर्थन किया। चीनी विदेश मंत्रालय के बयान में कहा गया है कि ये तीनों देशों के हितों की पूर्ति करने के साथ दुनिया में शांति और स्थिरता बनाए रखने में भी मदद करता है। वहीं भारत के विदेश मंत्री S जयशंकर ने हाल ही में शंघाई सहयोग संगठन के विदेश मंत्रियों की बैठक के लिए चीन का दौरा किया था। उनकी चीनी विदेश मंत्री वांग यी और रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव से द्विपक्षीय वार्ता हुई। ऐसे में माना जा रहा है कि तीनों देश RIC पर आगे बढ़ सकते हैं। इस संगठन के पुनर्जीवित होने से सबसे ज्यादा टेंशन अमेरिका को हो सकती है, क्योंकि चीन के साथ प्रबल प्रतिद्वंदिता के चलते उसे भारत को साध कर चलना जरूरी है। ऐसा माना जा रहा है कि RIC के पुनर्जीवित होने के खतरे को भांपकर ही अमेरिका ने पहलगाम आतंकी हमले के जिम्मेदार TRF को वैश्विक आतंकी संगठन घोषित कर दिया, ताकि भारत अमेरिका के पाले से खसक न जाए। अमेरिका के अलावा नाटो समेत अन्य पश्चिमी देशों को इस संगठन के फिर से एक्टिव होने पर वर्ल्ड ऑर्डर बदलने की चिंता सता सकती है, क्योंकि तीनों ही यूरेशिया के ताकतवर देश हैं। इनमें भारत दुनिया के विभिन्न महाद्वीपों के बीच रिश्ते संतुलित करने और भरोसेमंद देश माना जाता है। ऐसे में भारत रूस और चीन के साथ मिलकर वर्ल्ड ऑर्डर को चेंज कर सकता है। इससे दुनिया के तमाम देश विवादों समेत अन्य वैश्विक समाधान के लिए नाटो और अमेरिका की बजाय RIC की ओर रुख कर सकते हैं। इससे अमेरिका को अपनी बादशाहत मंद होने का खतरा होगा। आपको बता दें, RIC यानी रूस भारत चीन की शुरुआत 1990 के दशक में हुई थी। इसे कई साल पहले येवगेनी प्रिमाकोव, जो कि पूर्व रूसी प्रधानमंत्री थे, उनकी पहल पर स्थापित किया गया था। इस त्रिपक्षीय मंच का उद्देश्य प्रमुख गैर पश्चिमी शक्तियों के बीच सहयोग को बढ़ावा देकर एक बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था को मजबूत करना है। हालांकि बीते कुछ सालों से ये फोरम निष्क्रिय रहा है। बीते करीब 1 दशक से इसकी कोई महत्वपूर्ण बैठक नहीं हुई है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नलोफर अंसारी और आप देख रहे हैं NTV न्यूज। आई नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। सड़कों पर गौमाता और गोचरनी जमीन पर भूमाफिया का कब्जा। श्री पवन धाम गौशाला ने उठाया मुद्दा, अनुविभागीय अधिकारी को ज्ञापन देकर दिया संकेत। अगर अतिक्रमण नहीं जाता तो सड़कों पर उतरेगा श्री पवन धाम गौशाला संगठन। NTV न्यूज 24/7 लाइव से दयाराम चंद्रवंशी, ब्यूरो, उज्जैन, मध्य प्रदेश। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नलोफर अंसारी और आप देख रहे हैं NTV न्यूज। आई नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। बिहार सीतामढ़ी ज्ञान ज्योति पब्लिक स्कूल बसवरिया के प्रांगण में मना कारगिल विजय दिवस। अखिल भारतीय पूर्व सैनिक संगठन सीतामढ़ी द्वारा कारगिल विजय दिवस के उपलक्ष्य में बसवरिया स्थित ज्ञान ज्योति पब्लिक स्कूल के प्रांगण में बच्चों एवं शिक्षकों के साथ कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता अध्यक्ष सूबेदार मेजर रामबाबू महतो ने एवं संचालन युवा टीम के संयोजक अग्नेय कुमार ने किया। शहीद मेजर चंद्रभूषण द्विवेदी के तेलीय चित्र पर पुष्पमाला अर्पित करते हुए राष्ट्रीय गान के साथ कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। विषम परिस्थितियों एवं दुर्गम ऊंची पहाड़ों में अपने शौर्य एवं अदम्य साहस का परिचय देते हुए भारतीय सैनिकों ने
कैसे कारगिल युद्ध में दुश्मनों को मार गिराया एवं खदेड़ते हुए विजय को प्राप्त किया, ये गाथा पूर्व सैनिकों द्वारा बच्चों को बताई गई। इस युद्ध में शिवहर जिला चंडीहा निवासी मेजर चंद्रभूषण द्विवेदी दुश्मनों से लड़ते हुए शहीद हुए थे। सेना के शौर्य एवं प्रकाष्ठा के बारे में जानकर बच्चे रोमांचित हो गए। विद्यालय के डायरेक्टर पंकज कुमार झा, शिक्षिका मंजू स्नेहा सोनम एवं शिक्षक अमरेंद्र निखिल अजीत को संगठन की तरफ से डॉक्टर प्रतिमा आनंद एवं सूबेदार लक्ष्मी प्रसाद ने तिरंगा अंग वस्त्र भेंट कर सम्मान किया। संगठन के जिला कार्यकारी अध्यक्ष पूर्व सैनिक अनिल कुमार ने बताया कि कारगिल युद्ध में बिहार के जवानों का अमर योगदान रहा है। लड़ाई में सर्वप्रथम बिहार रेजिमेंट के जवानों ने ही मोर्चा संभाला था। सीतामढ़ी जिले के दर्जनों जवान उस युद्ध में शामिल थे, जिसमें हम भी थे। समस्त देशवासियों ने इस वक्त अपनी एकता एकजुटता का परिचय देते हुए सेना एवं सैनिकों का संवर्धन एवं हौसला अफजाई की, जिसके परिणाम स्वरूप सेना ने विजय को प्राप्त किया। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नलोफर अंसारी और आप देख रहे हैं एनटीवी न्यूज। आई नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। सरवनखेड़ा ब्लॉक के अंतर्गत मुबारकपुर लाटा ग्राम सभा में इटेलिया गांव में आंगनवाड़ी केंद्र में बच्चों को साफ सफाई का ठेका दिया गया है। ग्रामीणों के मुताबिक जानकारी मिली तो वक्त दर्शन संवाददाता मौके पर पहुंचे और आंगनवाड़ी केंद्र बंद पाया गया। आंगनवाड़ी का कार्यकर्त्री मालती देवी को फोन करके जानकारी ली तो उन्होंने बताया कि वो एक गोद भराई कार्यक्रम में मुबारकपुर लाटा गई हुई थी। केंद्र को सहायिका माया देवी के हाथों में छोड़ रखा। उपस्थित पंचिका में अपनी उपस्थिति तक नहीं चढ़ाई गई, लेकिन माया देवी सहायिका ने आंगनवाड़ी केंद्र को 11 बजे ही बंद कर दिया था, जबकि बंद होने का टाइम 12 बजे का है। संवाददाता से मालती देवी ने फोटो व वीडियो के लिए मना किया। आखिर क्यों बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है? संबंधित अधिकारी उक्त खबर में कोई ठोस कदम उठाने को तैयार नहीं है। एनटीवी न्यूज के लिए कानपुर से मनीष कुमार की रिपोर्ट। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नलोफर अंसारी और आप देख रहे हैं एनटीवी न्यूज। आई नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। विकासखंड मियागंज क्षेत्र अंतर्गत नगर पंचायत रसूलाबाद स्थित सुप्रसिद्ध आदर्श श्री मां मानशिला देवी धाम प्रांगण में शनिवार सुबह से कांवड़ यात्रा पर निकले श्रद्धालुओं का आगमन शुरू हुआ। इटोंजा से आए कांवड़ यात्री इस पवित्र धाम में रुकते हैं, जहां उनके ठहरने की उचित व्यवस्था की गई है। गौरतलब है कि ये कांवड़िए जनपद कानपुर के बिठूर स्थित ब्रह्मप्रत धाम से गंगाजल भरकर लखनऊ के निगोड़ेनाथ धाम तक पदयात्रा करते हैं, जहां वे जल अर्पित करते हैं। कांवड़ियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए जब यह जानकारी नगर पंचायत कार्यालय को दी गई तो अधिशासी अधिकारी मुकेश मिश्रा के निर्देश पर सफाई कर्मियों ने तत्काल कार्रवाई की। शनिवार शाम 7 बजे से लेकर देर रात 10 बजे तक सफाई अभियान चलाया गया। कांवड़ियों के मुख्य मार्गों की न सिर्फ सफाई की गई बल्कि मार्ग पर चूना डालकर दिशा निर्देश भी स्पष्ट किए गए ताकि उन्हें कोई असुविधा न हो। सफाई कर्मियों की तत्परता और समर्पण ने नगर पंचायत रसूलाबाद की सकारात्मक छवि प्रस्तुत की। स्थानीय श्रद्धालुओं व जनमानस द्वारा इस कार्य की जमकर सराहना की जा रही है। एनटीवी न्यूज के लिए रविशंकर की रिपोर्ट। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नलोफर अंसारी और आप देख रहे हैं एनटीवी न्यूज। आई नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। पुत्री के जन्म दिवस पर पेड़ लगाकर दिया पर्यावरण संरक्षण का संदेश। उन्नाव जनपद के आसीवन क्षेत्र में पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने का एक प्रेरणादायक उदाहरण सामने आया है। मियागंज कस्बा निवासी और गायत्री शक्तिपीठ ओरास के प्रमुख ट्रस्टी मुकेश कुमार गुप्ता ने अपनी पुत्री शिवानी के जन्मदिन पर एक विशेष पहल करते हुए ग्राम पंचायत मियागंज स्थित अंत्येष्टि स्थल पर पीपल पाकर बरगद जामुन सहित कुल 12 पौधे रोपित किए। इस अवसर पर उन्होंने आमजन से पर्यावरण की रक्षा करने की अपील करते हुए कहा, आज पर्यावरण असंतुलन के कारण कहीं अतिवृष्टि तो कहीं सूखा और कहीं अत्यधिक गर्मी जैसी समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। इसका मूल कारण वनस्पति और वनों की कटौती है। ऐसे में हम सबकी जिम्मेदारी है कि धरती का श्रृंगार वृक्षों से करें, तभी हम प्रकृति को सहेज सकेंगे। पौधारोपण कार्यक्रम में राज कपूर, कमलेश, रोहित, सुरेश सहित अन्य स्थानीय नागरिकों ने भी सक्रिय भागीदारी निभाई और इस पुनीत कार्य की सराहना की। एनटीवी न्यूज के लिए रविशंकर की रिपोर्ट। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नलोफर अंसारी और आप देख रहे हैं एनटीवी न्यूज। आई नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। उत्तर प्रदेश के कन्नौज जिले में श्रावण मास में शिव भक्तों में हर्ष और उल्लास के साथ सर्व समाज डाक कांवड़ लाते दिखे। सौरी क्षेत्र के शिव भक्तों ने सिंगीरामपुर से डाक कांवड़ लेकर अल्हादापुर स्थित नर्मदेश्वर महाराज मंदिर पर डाक कबाड़ लाकर जल चढ़ाया। इस दौरान शिवरामाऊ नगर में माताओं बहनों ने डाक कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा की और उन्हें तिलक लगाकर अंगवस्त्र पहनाकर सम्मानित किया।
इस मौके पर अनुराग सिंह, आदित्य सिंह, आदेश सिंह, रिंकी, उत्कर्ष गुप्ता, नैतिक सिंह, धर्मराज कश्यप, रोशन शर्मा, हैप्पी यादव, सागर चौहान, करण ठाकुर, देवनूष पाल, देवेश पाल, सजम शर्मा, आशीष पाल, आयुष पाल, अभिषेक चौहान, दीपेंद्र श्रीवास्तव समेत सविता, सागर माथुर, शिवम राठौर, गौरव राठौर, रोहित चौहान, अवनीश यादव, अभिषेक, सविता, विकास कश्यप, हैप्पी यादव, प्रबल यादव, सचिन पाल, विकास पाल, सुरजीत शर्मा, राज ठाकुर, अमन चक्रवर्ती, सोनू कठेरिया, प्रांशु कश्यप, राघव, अमन व अन्य शिवभक्त मौजूद रहे। ये थी कन्नौज ब्यूरो चीफ से विवेक कुमार की खास रिपोर्ट। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निलोफर अंसारी और आप देख रहे हैं एनटीवी न्यूज सच की आवाज। आइए देखते हैं उन्नाव जनपद की यह महत्वपूर्ण खबर उन्नाव जनपद के आसीवन थाना क्षेत्र में अज्ञात कारणों के चलते युवक ने गांव के बाहर आम के पेड़ की डाल पर रस्सी का फंदा बनाकर फांसी लगा ली। सुबह ग्रामीणों ने शव लटकते देखा तो पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने आवश्यक कार्रवाई करते हुए शव को कब्जे में लेकर पीएम के लिए जिला अस्पताल भेज दिया। मृतक के परिजनों द्वारा अभी कोई आरोप नहीं लगाया गया है। पुलिस पीएम रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई की बात कर रही है। सरंबा गांव निवासी रमेश पुत्र लखन 40 वर्ष ने अपने अज्ञात कारणों के चलते गांव के बाहर भोला सिंह के बगीचे में आम के पेड़ की डाल पर रस्सी का फंदा बनाकर फांसी लगा ली। घटना की जानकारी पर परिजन रोते बिलखते हुए मौके पर पहुंचे और घटना की सूचना पुलिस को दी। मृतक के दो भाइयों के बीच बड़ा था छोटा भाई महेश है। मृतक की पत्नी कमला की 15 साल पहले मौत हो चुकी है। मृतक का एक बेटा रंजीत और एक बेटी शीला जिसकी शादी हो चुकी है। मां कुंवारा बेटे की मौत से आहत है। इस संबंध में थाना प्रभारी अजय कुमार सिंह ने बताया कि मृतक के परिजनों द्वारा कोई आरोप नहीं लगाया गया है। पीएम रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। एनटीवी न्यूज के लिए रविशंकर की रिपोर्ट। जी सर, आज शासन की मुलाकात पे आए हो, क्या कहोगे, कैसा लगा यहाँ पे आकर? शासन में हमने प्रकृति का शासन देखा। गिर का प्राकृतिक सौंदर्य अद्भुत है और विशेषकर यहाँ की सफारी की जो पूरा कॉन्सेप्ट और प्लानिंग है वो बिल्कुल अद्भुत है। अलग अलग रंग है सफारी के। सफारी में जहां आसानी से जंगल के राजा शेर के, बबर शेर के दर्शन हो जाते हैं, लेकिन शेर कैसे पारिवारिक प्राणी है। दो शेरनी को मिलते हुए, सिर टकराते हुए भी यहां आप देख सकते हैं और बब्बर शेर को, लायन को निश्चिंत भ्रमण करते हुए भी देख सकते हैं। यहां चीतों को पेड़ पे अटखेलियां करते हुए देखा जा सकता है। मोरों को नाचते हुए देखा जा सकता है। कहीं पक्षी अपना घोंसला बना रहे हैं तो चिड़िया घोंसला बनाने के लिए जो घास लेके जाती है वो भी उसके मुंह में लटका हुआ आप देख सकते हैं। चिड़िया कैसे ढूंढ के कीट पतंगों को अपना शिकार बनाती है वो भी देखा जा सकता है। मोर के नृत्य मन मोह लेते हैं और पक्षियों की कलरव अद्भुत है। मैं यहाँ की मैनेजमेंट को और विशेषकर जो व्यवस्थाएं बनाई गई है, जब हमारे सम्मानीय प्रधानमंत्री जी यहाँ के मुख्यमंत्री थे, तो जिस तरह की व्यवस्थाएं बनाई है उससे आसानी से न केवल वनों के बल्कि वन्य प्राणियों के अलग अलग गतिविधियों के लोग यहाँ दर्शन कर सकते हैं।
यहाँ की व्यवस्थाएं अत्यंत उत्तम हैं और मैं तो सबसे ही कहना चाहूँगा, जरूर उनको चूंकि अभी सफारी देख सकते हैं तो सफारी तो देखनी चाहिए, बाद में कभी बरसात के बाद जंगल देखने भी आएंगे। सर, अभी जो गवर्नमेंट की एक योजना है कि जिसमें तिलहन का जो है उत्पादन बढ़े और किसानों को ये तिलहन मुफ्त में बांटा जा रहा है। मैं आज 3 बजे मूंगफली संस्थान में जा रहा हूँ, बैठक करूंगा, किसानों से चर्चा करूंगा, बातचीत करूंगा, उसके बाद फिर कुछ करूंगा। उसमें ओके सर।